बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, 5 जून को माली साल 2026-27 का बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी हुकाम और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे यानी IMF के माबैन मुशावरत जारी है। बुनियादी मसला यह है कि एक तरफ टैक्स रेवेन्यू के बढ़ते हुए आदाफ है, दूसरी तरफ मुल्की मईशत मुस्तहकम तो हुई है लेकिन ग्रोथ नहीं हुई। महंगाई में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है और अवामी कुव्वत खरीद में नुमाया कमी वाक़ हुई है। चुनाचे इस वक्त हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कर्जों पर इन्हसार कम करते हुए मुआशी सरगर्मियों को बहाल रखे और सबसे अहम चैलेंज महंगाई के जिन पे काबू पाना है। विफाकी इदारा शुमारियात के एदाद शुमार ये बताते हैं कि जून 2024 के बाद गुज़श्ता माह मई में महंगाई बढ़ने के सालाना शरह बढ़ के 11.66% हो गई, जबकि मई 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.5% थी। दूसरी जानिब एक और रिपोर्ट ये बताती है कि IMF ने माली साल 26-27 के लिए जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ा के 19% करने की तजवीज दी है। ये 1% इजाफा बज़ाहिर मामूली दिखाई देता है, लेकिन अंदाजों के मुताबिक इससे 250 से 300 अरब रुपए तक की इजाफी आमदन हासिल हो सकती है। यह तजवीज उस वक्त सामने आई जब रवा माली साल टैक्स वसूलियों के हदफ का पूरा होना मुश्किल दिखाई दिया और आइंदा साल के लिए 15,000 अरब रुपए से जायद का बड़ा हदफ मुकर्रर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम GST में इजाफे के हक में नहीं है। वजारत खजाना और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम का मौक़िफ़ है कि इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा और पहले ही कमजोर होती हुई अवामी कुव्वत खरीद पर मौजूद दबाव में इजाफा होगा। माहिरीन का यह भी कहना है कि टैक्सेस में इजाफे की बजाय टैक्स नेट का दायरा वसी करना ज्यादा मौसर हिकमत अमली हो सकती है, ताकि ये बोझ चंद शोबों तक महदूद न रहे बल्कि ज्यादा लोगों तक फैलाया जाए। इसी बहस के साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा सोलर पैनल्स पर भी टैक्सेस की शरह गैर मामूली तौर पर बढ़ाने की तजवीज ज़ेर गौर है। इस तजवीज पर अमल दरामद की सूरत में न सिर्फ गाड़ियां बल्कि माहौल दोस्त तवानाई के जराए भी महंगे हो जाएंगे, जिससे मुतबादिल तवानाई की तरफ मुंतकली की रफ्तार मुतासिर होगी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे मरहले में है जहां इस्तेहकाम तो मौजूद है लेकिन तरक्की की रफ्तार रुक चुकी। सनती पैदावार, बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी और निजी शोबे की सरगर्मियों में मतलूबा इजाफा नहीं हो रहा है। इस पूरे मंजरनामे में कुछ अंदाजों के मुताबिक आइंदा माली साल औसत शरह महंगाई की तकरीबन 8.5% के करीब रहने का इम्कान है, जिससे पॉलिसी साजी का अमल मुतासिर होगा। इसके साथ ही टैक्स अहदाफ हासिल न होने का एक और बड़ा संजीदा मसला इस वक्त उठता हुआ दिखाई देता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल में 11,232 अरब रुपए तक टैक्स जमा किया जा चुका, जबकि सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए है। इस हदफ को हासिल करने के लिए आखिरी महीने में गैर मामूली वसूलियां दरकार है, जो मुश्किल नजर आती है, जिसके असरात आइंदा माली साल की पॉलिसी पर भी दिखाई देंगे। हुकूमत और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के दरमियान एक और अहम तजवीज रिटेल सेक्टर और फिक्स्ड टैक्स निजाम के हवाले से भी ज़ेर बहस आई। तजवीज के मुताबिक छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए एक तयशुदा सालाना टैक्स निजाम मुतारिफ करवाया जा सकता है। इसी तरह तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ फराहम करने पर भी गौर हो रहा है, लेकिन उसके बदले में हुकूमत से मुतबादिल आमदन के जराए बढ़ाने का मुतालिबा किया जा रहा है। इस पूरे अमल में एक और तजवीज सुपर टैक्स में मामूली कमी से मुतालिक भी सामने आई, लेकिन उसका इन्हसार मजमूई आमदनी के नए जराए पे होगा। यूं हुकूमत इस वक्त एक ऐसे बजट की तैयारी में है जिसमें एक तरफ मालियाती नज़्म ज़ब्त और बैनुल अक़वामी तकाज़े हों और दूसरी तरफ अंदरूनी मुआशी दबाव हो। यूं इम्तिहान अब यह है कि क्या हुकूमत सिर्फ टैक्स बढ़ा के आमदन बढ़ाने के मॉडल से आगे बढ़ के कोई ऐसा निजाम बना पाएगी जिससे टैक्स नेट वसी हो, मईशत में हकीकी नमू आए और अवाम पर महंगाई का बोझ मुस्तकिल तौर पे कम हो। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर साहब। ये जो आइंदा बजट आ रहा है, आप इसे समझते हैं कि मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए, जिसमें महंगाई की शरह जो है वो 8% तक रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, पुराने जो अहदाफ थे वो अभी हासिल नहीं हुए, नए टैक्सेस के हवाले से IMF जो है वो नई प्रपोर्शन जो है वो सामने रख रहा है, तो नतीजतन अवाम के ऊपर बोझ कितना पड़ेगा? मैंने आज एक बहुत ही डिटेल्ड फ्रेमवर्क लिखा है पाकिस्तान के बजट पे। ये अगर आज न्यूज़ अखबार में का जो मेन आर्टिकल है और उसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमें अपना जो फिस्कल मॉडल है, यानी जो मालियाती मॉडल है, या तो हम उसको असर नौ उसका जायजा लेकर उसको रीथिंक कर लें, या हम जिस टैक्सेस जिसे कहते हैं कन्फिगरेशन में है, जिसमें लोगों को टैक्स देने में जो कबातें आती हैं उसी में फंसे रहें, या हम विदहोल्डिंग प्रिजम्पटिव टर्नओवर बेस्ड टैक्सेशन में फंसे रहें, हम सुपर टैक्स में फंसे रहें, हम हायर पर्सनल इनकम टैक्स में फंसे रहें,
हम जीएसटी को हार्मोनाइज ना करें और कंप्लायंस कॉस्ट्स को हाई रखें। अगर तो इस तरह का बजट जो कि इस साल 13,000 अरब, याद रखिए जब ये साल शुरू हुआ तो हमने आईएमएफ के साथ 14,000 अरब का एक बजट तय किया। अब अथॉरिटीज कहती हैं कि वो 13,000 उसको रिव्यू कर रही हैं। ऑब्वियसली जब 14,000 भी था तो लाइकली नहीं था गिवन जो इकोनॉमी की सकत है कि वो उसको पूरा कर सके। अगर अब 13,000 है और अगला बजट 15,260 अरब पे बनाना है आपने एफपीआर के टारगेट का, ये 17% ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि 400 से 500 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे टू गेट देयर। इस इकोनॉमी में जिसमें मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि टैक्स के निजाम को इस तरह सोचिए ही ना, ये सोच ही गलत है। मैंने आज उस एसे में, उस आर्टिकल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन और एक रेवेन्यू के टारगेट से निकल जाइए। आप जाइए कि क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव क्रिएट करता है वो टैक्स स्ट्रक्चर जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है और जो हम बजट साजी में करने जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि हर साल कोई नई तरजीहात आती हैं, सिफारिशात आती हैं, जो तरतीब दी जाती हैं, बताया जाता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लीजिए, अवाम पे महंगाई का बोझ कम पड़ेगा, लेकिन हर बार एक ही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अभी अगर आप रवा माह को देखें तो रवा माह इदारा शुमारियात ये बताता है कि 2 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई है। अब उसमें ईद को डाल दिया जाएगा कि ईद की वजह से थी या ईद के दिनों के अंदर महंगाई में इजाफा हो जाता है, तो फिर अब जो जीएसटी है उसके अंदर 1% इजाफे की तजवीज सामने आई है। हम पुराने पैटर्न्स के ऊपर ही चलते रहे, नए पैटर्न तो हमें देखने को नहीं मिले। टैक्स नेट जो है उसको तो कभी बढ़ाया ही नहीं गया, हमने दूसरे तरीकों से टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो ये पैटर्न क्या हमारे ऊपर इंपोज किया जाता है या हमारे सोचने की सलाहियत ही इस पैटर्न तक महदूद है? आखिरी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जब तक आप खुद अपनी सोचने की सलाहियत पैदा नहीं करेंगे, आप अपने लोकल डॉक्टर से अपनी लोकल सर्जरी कराएंगे नहीं, तो आप इसी चीज में फंसे रहेंगे कि पाकिस्तान में नए टैक्सेस उन सेक्टर्स पे जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन्हीं पर लगाकर मुल्क को चलाते रहे। इसको समझने की जरूरत है कि अगर 78 साल में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जिसका एक तखमीना लोकल रिसर्च 800 अरब रुपए का बताती है, अगर लैंड वैल्यू टैक्सेशन, जिसका मतलब है करोड़ों के घर हैं, हजारों की भी आप टैक्सेशन नहीं करते उस पे। इसी तरह अगर आप रिस्क बेस्ड कंप्लायंस, डिजिटलाइजेशन, डेटा इंटीग्रेशन, इन सब चीजों से लोकल सकत पैदा करके फायदा नहीं उठाते तो आप इसी सिमत में जाते रहेंगे जिस सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास नादिर मौका है कि अपने टैक्स के मॉडल को तरतीब दे इस तरह से कि प्रिजम्पटिव टर्नओवर बेस्ड विदहोल्डिंग टैक्सेस से निकल जाएं, सुपर टैक्स का एक निजाम कायम करें कि अभी 10 है, अगले साल 7, 3 और 0 पर ले जाएं। इसी तरह वेल्थ क्रिएशन और टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी को करें, ना कि ट्रांजैक्शन को। समझाता हूं, आप जो पॉश एरियाज हैं, करोड़ों के जो प्लॉट हैं वो बहुत, मतलब 20 करोड़ का प्लॉट 3 करोड़ में लोग ट्रांजैक्ट इसलिए करते हैं कि हमने एक ट्रांजैक्शनल 7.5% का टैक्स लगाया हुआ है। दैट इज रॉन्ग। आप निकलें इन चीजों में से कि ट्रांजैक्शंस को टैक्स कर रहे हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन को ऐसे करें कि लोगों को डॉक्यूमेंट करने का, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान की, वो डॉक्यूमेंट होने को तरजीह दे। क्यों तरजीह दे? ताकि वो बैंक के पास लेकर जा सके अपने चीजों को, वो एक फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सके। पाकिस्तान ये सब कुछ कर नहीं पा रहा और अपनी लेकिन हमारे यहाँ उर्फे आम में डॉक्टर साहब इसको स्कीम कहा जाता है कि हुकूमत ये अनाउंस कर दे तो वो कहा जाता है कि ये काले धन को वाइट किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है, तो फिर इस साइकी को किस तरीके से खत्म करेंगे? देखिए, एमनेस्टी तो अब मुल्क दे ही नहीं सकता बिकॉज वो हम आईएमएफ की एंगेजमेंट में हैं और उसमें लिखा हुआ है ये बात कि आप ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द प्रोग्राम ये नहीं कर सकते। आप पहले तो जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं, एक टैक्स का मॉडल ही तब्दील करें, ये फिस्कल मॉडल ही तब्दीली मांगता है। नंबर 2, आपकी एक एक्सपेंडिचर साइड है। हम समझ नहीं पा रहे कि वफाक के क्या काम है करने के और वफाक के क्या काम है जो उसने नहीं करने।
वो 17 सब्जेक्ट, फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर्टी, क्लाइमेट चेंज, ये वफाक का काम ही नहीं है। ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, इनको नीचे दे दिया गया है। वफाक 17 मिनिस्ट्रीज वो चला रहा है। 722 अरब रुपया वफाक पावर्टी पे खर्च करेगा। ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, ये वफाक का काम नहीं है। 1090 अरब रुपया इस साल पावर सब्सिडी और सर्कुलर डेट जो कि बढ़ता है इनएफिशिएंसीज को टैक्स मनी से पे करेगा। ये भी वफाक का काम नहीं है। ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, इनको नीचे जाने दीजिए और सूबे अवॉश हैं मनी से, वो करिए। नेशनल फिस्कल पैक्ट एनएफसी करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा होगा नहीं। आखिरी बात यह है कि जो महंगाई का आपने जिक्र किया, करंट महंगाई का सबसे बड़ा ताल्लुक ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल से है और दूसरी इस चीज से है कि आज भी पेट्रोल और डीजल को मिलाकर आप 160 रुपए पर लीटर, यानी कि एक मोटर बाइक वाला 125 से 130 रुपए 1 लीटर पर देता है आज भी टैक्स, जिसमें 3 टैक्सेस, पीडीएल, पाकिस्तान में इंपोर्ट पे कस्टम्स पे 24 रुपए और 2.5 रुपए कार्बन लेवी है। ये वो रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। सर ये बताएं कि इस शरह से दुनिया के किसी एक भी मुल्क के अंदर लेवी इकट्ठी की जाती है? और फिर दूसरा ये कि दादोशुमार ये बताएं कि इस साल जितनी लेवी इकट्ठी की वो IMF के 2 प्रोग्राम से ज्यादा है। ये कहीं पर भी काबिले कबूल है, काबिले बर्दाश्त है? किसी एक मुल्क का अगर आप निजाम उठा के देख लें, किसी एक मुल्क के अंदर मिसाल ऐसी दिखाई देती है? तो मैं इसको समझाता हूं कि लेवी की बेसिस क्या थी और ये क्यों लगा। क्योंकि नेशनल फिस्कल पैक्ट या नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा था और 2014 में वो अवार्ड खत्म हो गया और वफाक वाज नॉट बीइंग एबल टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, तो हम 18% जो जीएसटी था उसमें से मुल्क को निकाल कर, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे था, एक लेवी में ले गए और लेवी प्रोविंसेस से शेयर नहीं होती। और वो हमारा ख्याल था कि 10 से 20 रुपए कुछ कलेक्ट की जाएगी और कुछ यूज की जाएगी पेट्रोलियम डेवलपमेंट में। आज वो लेवी, उस दिन वो लेवी 0.2% ऑफ जीडीपी कलेक्ट होती थी। इस साल वो 1% ऑफ जीडीपी पे चली गई है और 1468 अरब रुपए कलेक्ट होगी। और मैं तो हैरान हूं अपने IMF के दोस्तों पर भी, हमारी तरह की ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमारी तरह की ही कंट्रीज को एडवाइस किया है। वो ये कह रहे हैं कि 166% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन है, पर हम इस दफा उस लेवी को 1468 नहीं बल्कि 1727 अरब कलेक्ट करेंगे अगले साल में, जिसके लिए लेवी के हुजम को पेट्रोल और डीजल और केरोसिन पे बढ़ाना पड़ेगा। मेरी ये दरख्वास्त है। यानी आप इन शॉर्ट ये बात कर रहे हैं, अवाम को ये बता रहे हैं कि अगले 1 साल में पेट्रोल की कीमतें नीचे नहीं आने वाली, अगर आई भी तो आलमी मंडी के मुताबिक 10-20 रुपए ही आएंगी। पेट्रोल की कीमत बहुत बड़ा ताल्लुक तो इंटरनेशनल मंडी से ताल्लुक रखता है, कैसे ये वॉर सबसाइड करती है, और दूसरा ताल्लुक ये कि अगर तो लेवी और बढ़ी तो उसका बोझ अगर आज मतलब 160 है, अगर उसको 180 टोटल करना पड़ा टू कलेक्ट 1727, बिकॉज पेट्रोल या डीजल की डिमांड तो नहीं बढ़ने वाली मुल्क में जिस तरह का इस वक्त है। पाकिस्तान के पास, मैं बार बार समझाता हूं, आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा नादिर मौका है। हम 10 मई जीत के आ रहे हैं, हम फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात दुनिया से अच्छे हैं, बट अगर हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आज भी तब्दील नहीं करेंगे, टैक्स और एक्सपेंडिचर को आज भी तब्दील नहीं करेंगे, पीएसडीपी को जब खुद अथॉरिटीज ने आज बताया, आपको पता है आज एनुअल APCC की मीटिंग थी, आपको ये पता चला कि उन्होंने 3-4 हज़ार अरब मांगे थे और अगर 1170 या 1200 अरब मिलेंगे, जो कि इवेंचुअली जाकर कम करने पड़ेंगे जब हमें एक्सपेंडिचर तोड़ना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि फिर इतना बड़ा थ्रो फॉरवर्ड, यानी कि 10, 11, 12 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स हम बनाते क्यों हैं? देखिए, पाकिस्तान इज एट अ वेरी गुड प्लेस। यू हैव मैक्रो स्टेबिलिटी, IMF एंगेजमेंट ने एक आपको क्लाउड कवर दिया हुआ है, आप पांडा बॉन्ड फ्लोट कर पाए हैं, आप दुनिया में जाकर यूरो बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, AIIB, ADB ने आपको एक रिस्क कवर दिया है। इन सब चीजों को अपने स्ट्रक्चर्स तब्दील करने में इस्तेमाल करें, यानी वो जो पुरानी मुआशी इमारत है उसी के ऊपर खर्च करने की बजाय और उसी की दीवारों के ऊपर रोगन करने की बजाय उसकी बुनियाद को तब्दील कीजिए और दीवारों को तब्दील कीजिए, उसकी तज़ीन व आराइश उस तरीके से कीजिए कि नए मायार के मुताबिक हो,
तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बसूरत दीगर ये पुराना निज़ाम जो है ये अवाम के ऊपर बोझ मुंतकिल करता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के मुमकिना मुआहिदे या मुमकिना दरार के ऊपर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिसके बायस कशीदगी में एक बार फिर गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान सिफारतकारी भी जारी है और दोनों ही मुल्क एक ऐसे मुआहिदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये कशीदगी खत्म हो जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने एक ऐसे फजाई अड्डे को निशाना बनाया जहां से मुबैना तौर पर ईरान के सैरिक जजीरे पर वाक़ टेलीकम्युनिकेशन टार के ऊपर हमला किया गया था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी फौज की जानिब से 1 घंटा कबल की गई कार्रवाई के जवाब में की गई और हमले में तयशुदा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया था कि उसने ईरान के अंदर रेडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई में ईरान के फजाई दिफाई निजाम, 1 जमीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन्स को तबाह किया गया, जबकि किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों ममालिक इस कशीदगी के असरात एक बार फिर खत्ते के ममालिक पर असर अंदाज करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कुवैत ने कहा है कि उसका फजाई दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को फजा में ही रोकता रहा है। दूसरी जानिब सिफारती सतह पर राबिते अब भी जारी है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान अमरीका से मुआहिदा चाहता है और बिलाखिर कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन दिलचस्प तौर पर उन्होंने अमरीका की दाखिली सियासी तनकीद को इस अमल में एक और अहम बुनियादी नौइयत की रुकावट करार दिया। इस दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह एतराफ़ किया है कि मुज़ाकरात बद-एतमादी के माहौल में जारी हैं और अमरीका के बयानात में तसलसल नहीं, जिसके बायस मुज़ाकराती अमल सुस्त रवि का शिकार है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद वक्फे वक्फे से होने वाली कार्रवाइयां ये निशानदही करती हैं कि ज़मीनी हालात अभी मुस्तहकम नहीं। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुस्ताफ़ी होने की अफवाहों ने वक्ती तौर पर यह तासुर मजबूत किया है कि ईरानी हुकूमत में इख्तलाफात मौजूद हैं और मगरबी मीडिया में इन खबरों को नुमाया तौर पर पेश किया गया, लेकिन ईरानी हुकूमत ने ऐसी तमाम अफवाहों को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि सदर अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से जारी की गई मुख्तलिफ वीडियोज में भी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात में शरीक दिखाया गया। इस पूरे मंजरनामे में अमरीका और ईरान अब भी मुआहिदे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना मुआहिदे के हवाले से कुछ तफसीलात भी सामने आई हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि एक मुजव्विज़ा फ्रेमवर्क पे गौर किया जा रहा है जिसमें 60 रोजा जंगबंदी में तौसी, आबनाए हरमुज को खोलने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे मुज़ाकरात की बहाली शामिल है। इसके साथ साथ ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली जैसे इक़दामात पर भी गौर जारी है, लेकिन ईरानी क़यादत का कहना है कि वो किसी ऐसे मुआहिदे को कबूल नहीं करेगी जिसमें उसके हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ न हो। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने भी ये कहा कि अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है और मुख्तलिफ ज़राए के जरिए राबिते बरकरार है जिनमें खत्ते के दीगर ममालिक का किरदार भी शामिल है। यूं इस वक्त खत्ते के हालात एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां किसी भी नई कार्रवाई या गलत अंदाजे के दूर रस असरात हो सकते हैं, क्योंकि जंग और अमन एक साथ नहीं चल सकते और अमरीकी और ईरानी क़यादत को आगे बढ़ने के लिए इस हकीकत का इदराक करना ही होगा। इसी मंजरनामे पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजज़ियाकार में रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जैल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैल साहब, अमरीका और ईरान में जंगबंदी भी है, उनके दरमियान में हमले भी चल रहे हैं और जवाबी हमले भी हो रहे हैं और फिर एक नए वे आउट की बात हो रही है और फिर मसूद पेज़ेश्कियान साहब के रिटायरमेंट के हवाले से या उनके बदल जाने के हवाले से भी चहमगोइयाँ और सरगोशियाँ हैं। ये असल में चल क्या रहा है? पसे पर्दा अभी तक जितनी डेवलपमेंट हुई उसका आउटकम निकल क्यों नहीं रहा? जी, थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर हैविंग मी। एक चीज़ तो देखिए, सबने कोशिश कीजिए कि जो इस वक्त स्पॉइलर है इजराइल, उसकी चाहे लॉबी हो अमेरिका के अंदर या उसके अपने अहदाफ हों, वो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं इस पॉलिसी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो लेबनान में इस वक्त सिचुएशन और स्पेशली आज जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। ईरान ने भी बड़ा क्लियरली अनाउंस कर दिया हुआ है कि जी अगर एक फ्रंट खुला रहेगा और दूसरे फ्रंट पे अमन होगा तो वी आर नॉट टॉकिंग। तो खतरात तो हैं इस डायलॉग को। लगता है ऐसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी थोड़ी सी जो प्रेशर है इस लॉबी का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसके प्रेशर के नीचे, और अब ये भी शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं कि शायद वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल करवाना चाह रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर ले। और इजराइल की हत्तुल वसा कोशिश होगी कि कोई ऐसी जंग को फैलाए कि इसका दायरा जो है वो और वसी हो जाए, जितना अब है उससे बढ़ जाए, और ये जो नेगोशिएशंस हैं या जो फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, ये कभी इस्टेब्लिश ना हो पाए।
तो ये इस नहीं वक्त सर, situation है और एक this is a तरफ very अमेरिका जो है वो लेवरेज देना चाह रहा है इजराइल को, और दूसरी तरफ या अमेरिका को भी कोई फेवर ना मिले और अमेरिका यूं ही इसके अंदर मौजूद रहे, तो अमेरिका के फिर इसमें मफादात क्या होंगे? यासिर, अगर स्ट्रेटजी में देखा जाए, स्ट्रेटजिकली इसको एनालाइज किया जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका ने कुछ अहदाफ हासिल किए हैं, बल्कि उनका लॉस ज्यादा हुआ है। आज यूरोप उनसे अलग खड़ा है, जो हमेशा उनकी वॉर के साथ खड़ा होता था। आज यूरोप जो है वो उस जो सपोर्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देता था, पहले तो जुड़ के खड़ा होता था इसराइल के साथ और इसराइल को विक्टिम समझता था, वो आज अलग हो चुका है। इसराइल के अहदाफ जरूर पूरे हो रहे हैं। दे हैव ब्रॉट अमेरिका इनटू द वॉर, ईरान के ऊपर हमला भी करवा दिया है। इंट्रा जो रिलेशनशिप है रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज के साथ ईरान की, वो काफी हद तक उसने खराब करवाने में कामयाब हो गया है और एक डिवीजन एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए। लेकिन अमेरिका के तो मुझे पर्सनली लोग बात करते हैं कि जी उन्होंने ऑयल ज्यादा बेच लिया है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री ने थोड़ा सा बूम किया, लेकिन ओवरऑल आई थिंक देयर इज अ स्ट्रेस ऑन द अमेरिकन स्ट्रीट। लॉस ही हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप का। अब कितना और पॉलिटिकल लॉस अपना वो बर्दाश्त करेंगे या किस हद तक वो कॉस्ट पे करने, एक तो बात है कि वो कॉस्ट पे करने को तैयार है, किस हद तक है दैट इज येट टू बी सीन, दैट्स व्हाई ही इज इन लिटिल हरी। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्शंस है वो कमेंसरेटिंग नहीं है, कि वो अपने अमेरिका के मफादात के लिए बिल्कुल कमेंसरेटिंग नहीं है इसराइल की। इसलिए तो वो कहता है कि इसराइल में मैं इस वक्त ज्यादा पॉपुलर हूं, मैंने बहुत काम किया इसराइल के लिए जो पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं कर सका। वो प्रेसिडेंट शायद इसराइल में ठीक कहते हो कि मैं ज्यादा पॉपुलर हूं, बट अमेरिका में इस वक्त वो पॉपुलर नहीं है। तो मुझे तो उनका लॉस ही लॉस नजर आया जी। तो सर फिर आप क्या समझते हैं कि ईरान की बर्दाश्त कहां तक होगी? आप ये कहते हैं कि अमेरिका ने गेन कुछ नहीं किया, तो एक मजबूरी सूरत हाल के अंदर जहां पे सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और उनके ऊपर मौशी तंगी जो है वो मुसल्लत कर दी गई है, तो फिर उनके लिए नुक्ता बर्दाश्त कहां तक है? यासिर, मैंने जो एनालाइज किया है, जो मैं ईरानियन से किसी से बातचीत भी होती है, जो पीपल ऑफ कंसर्न या तो मैटर करते हैं थोड़ा सा, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर भी जो मौजूद है, उनसे मिलने के बाद मैं थोड़ा सा इस नतीजे पर जरूर पहुंचा कि ईरानियन का जो माइंडसेट है वो अभी तक अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा जी। वो उनको रिलायबल नहीं है। वो 90% से ज्यादा ये समझते हैं कि ये दोबारा हमें नुकसान पहुंचाएंगे। दे आर नॉट सिंसियर एंड लॉयल। उस माइंडसेट को चेंज करना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो दैट्स वाई वो प्रोलॉन्ग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर कर। देयर अ थिंकिंग नेशन, देयर नॉट एन ऑर्डिनरी नेशन कि वो सोचे बगैर इमोशंस के ऊपर ले चले। यस, इमोशंस आर वेरी हाई, बड़ी लीडरशिप की कैपिटेशन हुई है। दे लॉस्ट देयर सुप्रीम लीडर, इमोशनली बिल्कुल अटैच है उनके साथ, लेकिन उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर किया होगा। ईरान के लिए जो सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि वो चाहता है कि कंप्रीहेंसिव पीस हो, टोटल पीस हो, ताकि वॉर बंद हो और बाकी ताकि वो रिव्यू करे अपनी पॉलिसीज को, जो चीजें ठीक करनी है। ये नहीं हो सकता कि वो कुछ अरसे के लिए वॉर को बंद कर दे और फिर कल उसका विक्टिम हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि अब दोबारा अगर वॉर उसके ऊपर मुसल्लत की गई तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो आगे नहीं है, वॉर नहीं कर सकता। हुर्मुज़ को भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन शायद वो अब नेसेसरी सेफगार्ड लेकर शायद वो अगली वार उस पर थोपी जाए। तो दैट्स व्हाई इसको वंस फॉर ऑल सॉल्व करना चाहते हैं, व्हिच इज गुड आल्सो। सर फिर मसूद पेशकियान साहब के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, आप इसकी बुनियादी वजह क्या देखते हैं? क्या ये जो तवालत मुज़ाकरात के अंदर आ रही है इस वजह से है, या अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसे साइंस हैं जिसकी वजह से ये बातें हैं, या फिर ये एक रिफ्ट डालने की मुमकिन कोशिश है कि जिसके बारे में इस तरह का बयानिया अपनाया जा रहा है? इस वॉरफेयर में जी, मॉडर्न वॉरफेयर में जहाँ पे हमने नई टेक्नोलॉजीज को यूज करते होते देखा, वहां पे डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का भी बहुत रोल रहा है जी। तो मुझे तो ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा लगता है। ईरान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ड्यूरिंग दी वॉर कोई ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाए। पूरी नेशन जो है 93 मिलियन, वो एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ वॉर एक नुक्ते पर खड़ी है जी। वरना ये चीजें यही तो वो चीजें हैं जो इसराइल और अमेरिकन चाहते हो या उन्होंने सोची हो। जो इजराइल ने तो जो पिक्चर पेंट की थी उसमें यही था कि यहाँ पे बहुत सी डिवीजन्स हो जाएंगी। फिर हम हर थोड़े अरसे बाद एक नई सुनते हैं। पिछले दिनों में हमने अहमदी नजाद साहब का सुना था कि जी वो आ रहे हैं। शुरू हुआ ये प्रिंस साहब से, प्रिंस जो थे उनके पुराने शाह के बेटे जो हैं उनसे शुरू हुआ। फिर अहमदी नजाद का भी बीच में सुना, अभी पजेशकान का साहब का सुन रहे हैं। फिर कुर्दों का जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनका एक्टिवेट होने का सुना। तो ये चीजें डिसइंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर हमने देखी है कि ये चल रही है। तो ये उसी का ऐसा है, ईरान कांट अफोर्ड दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग मिड वॉर।
वरना फिर इनकी एप्लीकेशन में तब्दीली आएगी जी। आप देखिएगा कि एम्बोल्डन होता है एनिमी और वो अपना रीरूट करता है अपनी अप्रोच को। अच्छा, आपने सर कहा कि ईरानी जो है वो एतमाद नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि एतमाद के अलावा वो जो ड्राफ्ट जिसके मुमकिन तौर पे दोनों अतराफ में पेश किए जाने की खबरें थीं, उसके ऊपर मुआहिदा हो सकता था अगर एतमाद की बहाली होती तो? मुआहिदा तो अभी फ्रेमवर्क जो है आज नहीं तो कल उसने बनना तो है ही है जी। एक मुआहिदे ने तो कोई ना कोई शक्ल लेनी है। देखिए ना, ईरान इस बदएतमादी की जो हम बात कर रहे हैं या जो मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के बारे में उनके जो सेंटीमेंट, ये सेंटीमेंट तो JCPOA के वक्त भी मौजूद है जी। बीच में बहुत कोशिश की गई रूहानी साहब के टाइम में भी कि अरब के मामलात को ठीक किया जाए, लेकिन कभी इराक वार शुरू हो जाती है, कभी मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत से तजर्बे होते रहे और पूरा एक्सपेरिमेंट होता रहा। उससे ईरान जो है वो एक कॉमन फैक्टर के तौर पर कहीं ना कहीं इसके बारे में पॉलिसी ज़रूर बनती, चाहे इराक वार हो या कुवैत इराक वार हो, ईरान कहीं ना कहीं उसमें फिगर आउट ज़रूर होता रहा है। और ऑफ कोर्स फिर इराक का जो इन्फ्लुएंस है इन द रीजनल कंट्रीज वो भी इम्पैक्ट करता रहता है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे चलती रही, कोशिशें भी होती रही। और 2015 में भी आपने देखा कि JCPOA इसी ईरान ने साइन किया। अभी 21 आवर्स के लिए बैठे, ये 47 ईयर्स की एनिमिटी के बावजूद पाकिस्तान के कहने पे, तो वहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इतनी भी रिजिड पोजीशंस नहीं है उन्होंने अपनाई हुई, वो कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। यस, more hardliners are in power as compared to अली खमनाई साहब शहीद। उनके वो बातचीत में ज़रा थोड़े से मे बी बाद में उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, वो पॉजिटिव ही रहा था। अमेरिका से मैं कभी कभी कहता हूँ कि बड़ी गलतियां कर जाते हैं, किसी ऐसी पर्सनैलिटी को निकाल देते हैं जिससे बातचीत के चांसेस कामयाबी के ज़्यादा और उसकी जगह ज़्यादा हार्डलाइनर्स आ जाते। जी, जो नई लीडरशिप है इसके बारे में इन्हें शायद इतना इल्म नहीं था कि ये शायद उनसे इतने ज्यादा हार्ड लाइनर नहीं होंगे। वो समझ रहे थे कि लोग ही सड़कों पर इतने निकल आएंगे। जो अमेरिका की मिस कैलकुलेशन हुई है, बहरहाल इजराइल की कोई मिस कैलकुलेशन नहीं हुई। उन्होंने जिस तरीके से यूज करना था प्रेसिडेंट को, ट्रंप को, वो यूज कर लिया है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल, आप ये कहते हैं कि कोई ना कोई आउटकम निकल आएगा वक्त के साथ, लेकिन जब ये जंग के बादल छटने हों या मुमकिन तौर पर देर पा अमन कायम करना हो, तो तब कुछ अरसे के लिए असलहे की दौड़ जो है वो कम हो जाती है। जब आपने किसी से बदला लेना हो, अपनी तैयारी करनी हो, तो असलहे की दौड़ जो है वो तेज़ हो जाती है। इस वक्त खित्ते में ड्रोन साजी की सनत को देखें या एंटी ड्रोन सिस्टम देखें, वो तेज़ी के साथ इंस्टॉलेशन के मराहिल तय कर रहा है। तो क्या ये मुस्तकबिल करीब जो है ये किसी नई जंग का इशारा है, या फिर ये हिफ्ज़े मातकद्दुम जो चीज़ें हो रही हैं ये एक तामीर नौ है नए वक्त के लिए? There is a trend of militarization of the regions. मिडिल ईस्ट भी मिलिटराइज हो रहा है। हमें तो डर है कि न्यूक्लियराइजेशन भी और बढ़ेगी। नेटो पूरा 2% से 5% की तरफ चला गया। अमेरिका ने एकदम अपना जो रवैया है या जो अप्रोच थी स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट पे नेटो के, उसमें से अपने आप को निकाला है। और देयर इज अ प्रेशर। जर्मनी को आप देखेंगे अगले 3-4 सालों में एक बड़ी पावर के तौर पे सामने आ जाएगा, जिसको वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल उनकी इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई थी। ईरान भी जो शुरू हुआ था वो नॉन न्यूक्लियर रहना चाहता था, न्यूक्लियर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो ये कंटेस्टेशन के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक एटॉनमी है मुल्कों में, ये सोच आ रही है कि वो अपनी हमने मेंटेन करनी है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क हो, हमने जब तक इंडिपेंडेंटली खुद हम स्ट्रांग नहीं होंगे, वी कांट डिफेंड आवरसेल्व्स। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तो लोगों ने ये जंग यहाँ पे देख भी ली है। हु कुड प्रेडिक्ट के फ्यूचर के क्या हालात होंगे। आजकल स्ट्रेटेजिक हालात बहुत बदलते हैं। अभी देखें ना, कल तक हमारा तालिबान के साथ किस तरह का एटीट्यूड था या किस तरह की हमारी अप्रोच थी, वेरी अनफॉर्चुनेट। और आज हम कहाँ खड़े हैं। इंडिया जो कल अफगानिस्तान को उनकी हुकूमत को मानता ही नहीं था और सिक्योरिटी काउंसिल में उनके खिलाफ करारदादे लेके जाना चाहता था, आज उनका सबसे बड़ा सपोर्टर बना हुआ। तो ये बहुत रैपिडली ये एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। मिलिटराइजेशन जब बढ़ेगी तो खतरात बढ़ते चले जाते हैं, ये याद रखिएगा। और अनफॉर्चुनेटली जो यासे जो कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन की या जो मैनेजमेंट के मल्टीलेटरल फोरम्स है वो बहुत वीक हो चुके हैं। हर एक मुल्क को पाकिस्तान नसीब नहीं हो सकता कि वो एक ऑफ रैंप एक कार्ड के तौर पर सामने मिले, जो एक अच्छा ऑफ रैंप आपको सिंसेरिटी, लॉयल्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल हो। आगे चल के चीजें खराब भी हो सकती है, लेकिन मिलिटराइजेशन की तरफ आप जब जाएंगे तो खतरात बढ़ते चले जाएंगे और आगे चल के चीजें खराब भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई वे आउट कोई अच्छा हो जिसकी वजह से खित्ता जो है वो पुरअमन रह सके। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान और रूस के माबैन होने वाला जो नया मुआहिदा है
उसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान और रूस के दरमियान मॉस्को में होने वाला हालिया तकनीकी दिफाई मुआहिदा खित्ते के सियासी और अस्करी मंजरनामे में एक अहम और नाजुक पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पहले ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी बरकरार है और पाकिस्तान दो टोक अल्फाज में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान में दरअंदाजी और शिद्दत पसंद गिरोहों की सरपरस्ती के इल्जामात आयद करता रहा है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में होने वाली सरहदी झड़पें और फिर रवां साल मार्च के वस्त में होने वाला अस्करी तसादुम इस कशीदगी को मजीद वाज़ेह करता है, जिसके बाद चीन में दोनों फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन बुनियादी इख्तलाफात अब भी जूं के तूं हैं। इस पूरे मंजरनामे में अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब का दौरा रूस और रूसी क़यादत के साथ मुलाकातें एक नई सिफारती और अस्करी जहद की निशानदही करती हैं। इन मुलाकातों के बाद सामने आने वाली इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा तय पाया है जिसका बुनियादी मकसद अफगानिस्तान के मौजूदा फौजी साजो सामान की मुरम्मत, देखभाल और तकनीकी मुआवनत है। ये वो शोबा है जिसमें अफगानिस्तान की अफवाज बड़ी हद तक अमेरिका के छोड़े हुए दिफाई साजो सामान के अलावा साबिक सोवियत दौर के रूसी साख्ता हथियारों और हेलीकॉप्टर्स पर इन्हसार करती है। इब्तदाई तौर पर यह खबरें सामने आई कि यह मुआहिदा फजाई दिफाई निजाम की फराहमी, जमीनी अस्करी ताउन और हत्ता के तरबियती प्रोग्राम्स तक फैला हुआ है। लेकिन अफगान वजीर दिफा ने मॉस्को से काबुल वापसी पर यह तस्लीम किया कि यह एक महदूद नौइयत का मुआहिदा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी बंदोबस्त है जिसका मकसद अफगानिस्तान के मौजूदा हथियारों को फाल रखना है और खित्ते में कोई नया दिफाई इत्तेहाद कायम करना या ताकत के तवाजुन में तब्दीली मकसद नहीं है। इसके बावजूद इलाकाई और आलमी तजियाकार इस पेशरफ्त को सिर्फ तकनीकी ताउन तक महदूद नहीं देख रहे, बल्कि एक वसी तर स्ट्रेटेजिक तनाजुर में देख रहे हैं। उनके मुताबिक रूस इस वक्त यूक्रेन जंग के बायस मगरबी दुनिया के साथ शदीद कशीदगी का शिकार है और वो अब एशिया में अपनी खारजा पॉलिसी को मुतवाजन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए मुआहिदा इसलिए अहम है क्योंकि वो बैनुल अक़वामी तन्हाई से निकलने की कोशिश कर रहा है और रूस उन चंद बड़े मुमालिक में शामिल है जिन्होंने काबुल में अपना सिफारत खाना बंद नहीं किया। खित्ते के मौजूदा सूरत हाल में भी इस मुआहिदे को मजीद हसासियत मिल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान दो तरफा ताल्लुकात एक से ज़ायद बार कशीदा हुए। फरवरी में दारुल हुकूमत में एक बड़े खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बाज़ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि अफगान हुकाम ने भी जवाबी कार्रवाइयों और पाकिस्तानी चौकियों पर हमलों के दावे किए। दोनों तरफ से जानी नुकसान के बयानात सामने आए जिसने सूरत हाल को एक मुकम्मल जंग के करीब पहुंचाया, लेकिन बाद में ईद उल फितर से पहले आर्जी तौर पर यह जंग रोक दी गई। रूस और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया तकनीकी दिफाई मुआहिदा उसी पेचीदा माहौल में सामने आया और इसी वजह से इसे सिर्फ एक अस्करी या इंतजामी बंदोबस्त नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इशारा भी समझा जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए चैलेंज अब यह होगा कि वो रूस और चीन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी खदशात पर मौसर मुकालमा जारी रखे ताकि खत्ते में देर पा अमन कायम हो सके। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर बराए अफगानिस्तान हसन खान साहब ने। हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन खान साहब, ये जो रशिया और अफगानिस्तान के माबैन एक नया मुआहिदा हुआ है जिसे तकनीकी दिफाई मुआहिदा कहा जा रहा है, आप इसे क्या समझते हैं? ये खत्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील हुआ है या उस पर किस हद तक ये असरअंदाज होने वाला मुआहिदा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो मुआहिदा है रूस और अफगान तालिबान के दरमियान अभी तक तो उनके जुजियात जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं कि डिटेल क्या है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि ये कोई जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात नहीं की गई है और ना अभी तक जो है रूस की तरफ से इसी हवाले से कोई डिटेल बात सामने आई है। मुझे जो लग रहा है, मेरे ख्याल में ये मोस्टली ये सिंबॉलिक है और क्योंकि अगर आप रूस को देखें अफगान तालिबान के साथ उनकी ताउन को अगर आप गुज़िश्ता 5 साल में देखें तो मेरे ख्याल में जब से तालिबान हुकूमत आई है तो रूस ने पहला मुल्क है जो रूस ने तस्लीम किया है। तालिबान का ख्याल था कि रूस जब हमें तस्लीम करेगा तो ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक है जो रूस के ज़ेर असर है तो शायद ये खुद ब खुद या रूस उनको बता के वो भी हमें तस्लीम करेगा। एक तो तालिबान की वो मुद्दा जो है वो पूरी नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि जब तालिबान की हुकूमत आई, जिस दिन उन्होंने काबुल को टेक ओवर किया, उसी दिन अफगानिस्तान का ज्यादातर असलहा जिसमें हेलीकॉप्टर्स और दीगर जंगी साजो सामान शामिल था उसको ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान जो है जो फॉर्मर ने अफगान नेशनल आर्मी था उन लोगों ने शब किया था। अफगान तालिबान का ख्याल था कि हम ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान को जब हम बात करेंगे तो रूस भी इसी हवाले से हमारे जो है मदद करेगा और ये असला हमें हवाले करेगा। लेकिन ताजिकिस्तान वगैरह ने बजाय इसके कि तालिबान के हवाले कर दे वो असला कुछ उसको अमेरिका के हवाले कर दिया और कुछ उनके उसमें है।
तो मैं समझता हूं कि अभी ये देखना है कि रूस के जो इंटरेस्ट है वो कुछ और है, तालिबान इसको जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो एक और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मुल्ला याकूब साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ये दिफाई मुआहिदा नहीं है, ये रूस का जो असलहा है या जो जंगी मशीनरी है जिसमें हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट है, कैनन्स है, आर्टिलरीज है, वो जो ज्यादातर नाकारा हो चुकी है उस जमाने की, क्योंकि पुराने अर्ली 80s और 90s में ज्यादातर असलहा रूस से आता था, उसको दोबारा रिपेयर करना और करामत बनाना। लेकिन दूसरी साइड पे यासर भाई अगर आप देखें तो रूस का एक कंसर्न रहा है। पहला कंसर्न तो ये था कि रूस भी यही इल्जाम लगा रहा है कि तालिबान के साथ जो अमेरिका का जो लेफ्ट ओवर असला है, जो वेपन्स है, इसमें ज्यादातर तालिबान ने जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले किया है। तो ये तो रूस का ऑलरेडी कंसर्न है। अब अगर रूस का ये कंसर्न है तो ये कैसे हो सकता है कि रूस जो है तालिबान को मजीद असलहा दे या उसको मजीद आम करे, नंबर वन। नंबर टू, रूस का जो बुनियादी मकसद है मेरे ख्याल में वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से रूस ने बारहा ये बात कही है कि खित्ते को और सेंट्रल एशियन ममालिक और फिर रूस को जो है स्पेशली दाइश, खुरासान या दीगर जो IMU जैसे ग्रुप से जो कि उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को टारगेट करते हैं उनसे खतरा है। जी, मेरे ख्याल में ये बात आपने खान साहब जिस तरफ को इशारा किया, ये तो अभी माजी करीब के अंदर जब पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये बात कर रहा था और जब पाकिस्तान ने जवाबी स्ट्राइक भी की तो उस वक्त भी रशिया का मौक़िफ़ यही था। तो रूस का ये जो मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ को ज़ायल करने के लिए आप ये दौरा और सिंबॉलिकली ये जिस तरह के बयानात है वो देख रहे हैं या इसकी वजह कुछ और लगती? देखिए, मेरे ख्याल में रूस को एक ये मुआहिदा करने से पहले, जिसका मैंने कहा कि अभी तक जुज़ियात सामने नहीं आए हैं, रूस का एक बयान आया था जिसने इल्ज़ाम लगाया था MI6 और CIA पे कि वो अफगान सरजमीन से स्पेशली दाइश, खुरासान को जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा था कि वो अफगानिस्तान में रिजीम चेंज के लिए जो है वो बड़े हालात पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूस को पहले से ये खतरा है और अभी भी है कि जिस तरह यूक्रेन के साथ लड़ाई में पूरे यूरोप की जो हॉस्टिलिटी ली है या पूरे यूरोप को जो दुश्मन बनाया है, तो रूस के साथ ये एक फिक्र है कि मेरा जो साउथ साइड है, सदर्न बॉर्डर्स है और फिर ये जो सेंट्रल एशियन रियासत जिसको रशिया का जो है ना एक्किलीज हील कहा जाता है, यहाँ से मुझे जो है ना यानी रूस को तंग किया जा सकता है, डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में रूस का जो ये जो मुआहिदा है, मैं नहीं समझता हूं और मैंने जितने भी अफगान एनालिस्ट या जो राइटर्स है जो ज्यादातर इंडिपेंडेंट राइटिंग करते हैं या फॉर्मर गवर्नमेंट में अहम ओहदों पे थे, उनका ख्याल है कि इस मुआहिदे से अफगानिस्तान को फायदा नहीं होगा। रूस को यह फायदा हो सकता है कि तालिबान रूस के साथ या उनके जो वो नेटवर्क्स, दहशतगर्द नेटवर्क्स जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या रूस को टारगेट करते हैं, उस पे जरा जो है ना हाथ डाले, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि रूस ने एक मुआहिदा किया था इससे पहले और अभी भी इंटैक्ट है नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि रूस को बहुत ज्यादा मैन पावर की इस वक्त जरूरत है यूक्रेन की जंग के लिए। तो नॉर्थ कोरिया ने 15,000 जो है फौजी भेजे थे, जिसमें भी कहा जा रहा है कि काफी कैजुअलिटीज भी हुए। तो शायद रूस का ये भी एक उनकी नजर में है कि हो सकता है कि तालिबान के साथ इस किस्म के मुआहिदे से जो है अफगान तालिबान के फाइटर्स या यहाँ पे ये जो लोग लड़ते हैं, पैसे दे के उनको यूक्रेन के खिलाफ जो है भेजा जाए। अच्छा हसन खान साहब, ये बताइए कि ये जो पेशरफ्त है या ये जो मंजर है, इसमें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनके अंदर इजाफा होगा, कमी होगी या बैक चैनल जो राबिते जारी हैं उसका कोई नतीजा निकल पाएगा? देखिए यासिर भाई, मेरे ख्याल में पाकिस्तान खामोश तो नहीं रह सकता है, नंबर वन। डेफिनेटली पाकिस्तान वेट कर रहा है कि ये मुआहिदा जो है उसके जुजियात या उसके डिटेल जो है वो आ जाए, तो उसके बाद शायद वो प्रॉपर रिएक्शन दे दे। लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी इसी हवाले से काफी एक कंसर्न है, जो कंसर्न क्वार्टर्स है, क्योंकि एक तो इस मुआहिदे ने वो तालिबान को किसी न किसी हद तक लेजिटिमाइज किया और उनकी जो रिकग्निशन है या
उसको थोड़ा सा एक मॉरल वो जो कहते हैं ना एक उनको बूस्ट मिल गई और इस तरह जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस उनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न अगर रूस जो है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ किसी भी किस्म की खा वो वेपन्स अपग्रेडेशन हो, खा वो एयर जो है एयरफोर्स के हवाले से या फिजाई डिफेंस के हवाले से कोई कोऑपरेशन हो, हाँ वो अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग के हवाले से हो या उनकी जो फाइनेंशियल या स्ट्रेटेजिक मतलब है कि उनकी सपोर्ट के हवाले से। द रीजन आप क्या अगर इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए, अगर वो हो तो फिर उस पे कितना हो सकता है? देखिए मेरे ख्याल में पहले तो ये हो ही नहीं सकता है कि रूस जो है ये रिस्क ले ले के अफगान तालिबान को एंटी मिसाइल सिस्टम जो है ना ये नंबर 1। नंबर 2, बात यह कि रूस को पता है कि रूस ऑलरेडी चाह रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा ताल्लुकात बेहतर करके मतलब है कि बहरी अरब की तरफ जो है अपने आप को एक्सटेंड करे, तो वो उनको पता है कि इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा एनाय होगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान उस पर खामोश रहेगा और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं समझता हूं कि खित्ते के जो दीगर मुल्क है, ताजिकिस्तान को भी रूस से खतरा है, अफगानिस्तान की जमीन से खतरा है, उज़्बेकिस्तान भी यही उनको भी खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा चीन को है जो कि ETI ईस्टर्न तुर्किस्तान मूवमेंट जो है वो अफगान सरजमीन यूज कर रही है। तो मैं पहले नहीं समझता हूं कि रूस जो है, और फिर देखिए अगर आप तारीख देखें रूस की अफगानिस्तान के साथ मुआहिदों या इमदाद के हवाले से तो वो इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाह रहा हूँ कि 2010-11 में जब प्रेसिडेंट करज़ई की प्रेसिडेंट ओबामा के साथ इख्तिलाफात बढ़ गए और वो काफी खुल के आए प्रेसिडेंट करज़ई साहब, तो उस वक्त कहा जा रहा है कि काबुल में एक जंगी जो इंस्टीट्यूट है, इदारा है, वहां पे बात करते हुए करज़ई साहब ने कहा कि मैंने अमेरिकियों को भी कहा कि अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करते तो हमारे लिए ऑप्शन है। तो लोग कहते हैं कि उस वक्त रूस ने उनको ये शय दी थी, उनको एक तबकी दी थी कि हम करेंगे, लेकिन रूस ने प्रेसिडेंट करज़ई साहब या प्रेसिडेंट गनी किसी के साथ भी किसी भी किस्म की नहीं की है, ना आज तक जो है तालिबान। तो मैं नहीं समझता हूँ कि रूस जो है रूस की जो पोजीशन है ना उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है जो कि तालिबान की जो है उसको किसी हवाले से सपोर्ट करे, ना वो मिलिटरीली ये रिस्क ले सकता है कि तालिबान को उनको असलहा दे, उनको मजीद आम करे, क्योंकि रूस को पता है यानी ना माली एतबार से ना दिफाई एतबार से रूस इस वक्त पोजीशन में है कि वो अफगानिस्तान की मदद करे। और दूसरा, अगर इस तरह का कोई मुआहिदा होता है जिसके जुजियात सामने आते हैं तो पाकिस्तान उसके ऊपर रिएक्ट भी करेगा। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।